16वीं सेंचुरी में होने वाले आदान प्रदान को उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से, एक उदाहरण अमेरिका से दीजिए। यहाँ बात हो रही है किस प्रकार से। तो विद्यार्थियों, आज हम लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो 15वीं सेंचुरी बहुत सा सिल्क मार्ग आ चुके थे और इसी रास्ते बहुत सा चीनी बर्तन अन्य देशों में बिकने जाया करते थे। इस प्रकार यहाँ से इंडिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े और मसाले भी अन्य भागों में बिकने के लिए जाया करते थे और बाद में वहाँ से बदले में सोना और चांदी वह लाया करते थे। अमेरिका ने 16वीं सदी में यूरोपीय जहाज़ों ने एशिया तक का रास्ता खोज लिया और वे अमेरिका तक जा पहुँचे। और अमेरिका की विशाल भूमि और बेहिसाब फसलों को देखकर उनका रंग रूप क्या चेंज होने लग गया। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने और कीमती धातुओं, खास तौर चांदी ने भी क्या है यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया से होने वाले अपने व्यापार को गति प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 2, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों ने वैश्विक प्रसार में अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार से हेल्प की। करते बात 16वीं सदी में आप देखते हो पुर्तगाल और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला आरंभ हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना आरंभ किया। यूरोपीय सेना केवल अपनी सैन्य ताकत दम पर नहीं बल्कि कीटाणुओं के दम पर क्या जीत रही थी। और वो क्या था, वो था चेचक का कीटाणु जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों से के कारण वहाँ अमेरिका में जा पहुँचा था। और लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने के बाद अमेरिकी लोगों के अंदर उस कीटाणु से बचने के लिए कोई भी रोग प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। इस नए स्थान पर चेचक बहुत ही मारक साबित हुई। ये बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल चुकी थी और जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँचते वहाँ के लोग उसकी चपेट में आने लग गए। इसके कारण बहुत सारे पूरे के पूरे समुदाय भी नष्ट हो रहे थे। इस तरह से घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान हो गया था। इसी तरह बिना किसी चुनौती के बड़े बड़े साम्राज्यों को जीतकर अमेरिका में उपनिवेश की स्थापना हुई। आगे बात करते हैं, बंदूकों को खरीद कर या छीन कर हमलावर इस्तेमाल कर सकते थे, परंतु चेचक जैसी बीमारी के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। तो क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था, लेकिन जो वहाँ के लोग थे उनके पास ऐसा कोई तरीका नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रभावों की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित प्रभावों की व्याख्या कीजिए। कॉरन लॉ को समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। यहाँ हम अपने 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्नों को अपने विस्तार से करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कॉरन लॉ को समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। ब्रिटेन की सरकार ने बड़े बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के बाहर से मंगवाने पर प्रतिबंध लगा दिया और इस कानून था ये, उसे क्या नाम दिया गया, कॉरन लॉ। कॉरन लॉ कानून के कारण क्या प्रतिबंध लगा था कि अब ब्रिटेन बाहर से मक्का नहीं मंगवाएगा और खाद्य पदार्थों की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। कि देखो बाहर से वस्तु आई नहीं, देश में वस्तु कितनी होती है अब जानते हो। तो जब बाहर से वस्तुएं नहीं आएगी तो देश में वस्तु की कीमत क्या बढ़ेगी और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बाशिंदे सरकार को मजबूर कर रहे थे कि अब इस कानून क्या कर दे, हटा दे। तो कॉरन लॉ के समाप्त हो जाने के बाद कीमतें क्या हो गई, गिर गई। बाहर से आने वाला भोजन देश में उगने वाले भोजन से क्या था, सस्ता था। फलस्वरूप ब्रिटेन के किसानों की हालत ख़राब होने लगी क्योंकि वे बाहर से आने वाले कॉरन का मुकाबला नहीं कर पाए। हजारों लोग बेरोजगार हो गए, खेती बंद होगी, गांव के गांव उजड़ गए, तो वे लोग शहरों की ओर भागने लगे। क्वेश्चन नंबर 2, अफ्रीका में रीडर पेस्ट का आना। रीडर पेस्ट बीमारी है जो 1890 में कहाँ आई, अफ्रीका में आई और ये मवेशियों के अंदर फैलने वाली एक बीमारी है जिसके कारण क्या आप जानते हो, जो पशु होते हैं, मवेशी में पशु होते हैं, आप पशुओं में देखो आज अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। जब आपके पशु बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको आर्थिक रूप से क्या होगा, नुकसान होगा। तो इस समय पूरे अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर इटालियन सैनिकों ने पेट भरने के लिए एशियाई देशों से वो जानवर ले जाते थे।
और ये बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में महाद्वीपों में दखल होने वाली बीमारी जंगल की तरह वहाँ फैल गई। 1892 में बीमारी अफ्रीका में अटलांटिक तट तक जा पहुँची थी और इस बीमारी में 90% मवेशियों को मौत के नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकी लोगों की क्या हो गई, रोजी रोटी समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र पुरुषों की मौत, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, कामकाजी लोग कैसे मारे गए, उसके बारे में करते बात। तो आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में आरंभ हुआ था और 1918 तक एंड हुआ था। तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ युद्ध में मशीन गन, टैंकों, हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल हुआ था। इस युद्ध में लगभग 90 लाख से अधिक लोग मारे गए और 2 करोड़ के समथिंग लोग घायल हुए थे। मृतकों और घायलों में अधिकतर लोग कौन जवान थे। देखो, युद्ध लड़ने कौन जाता है, यूथ या जवान। तो मैं कौन मरेगा, जवान ही मरेगा। अब जानते हो देश में कामकाजी जो लोग होते हैं वो जवान नहीं होते। अब देखो जवान अब मरेंगे, कौन मरेगा, जवान मर रहे हैं। तो इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। परिवार के मेंबर घट जाने से परिवार की आय भी कम हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। महामंदी का प्रभाव पश्चिमी देशों के साथ साथ उसके उपनिवेशों के ऊपर भी पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव इस प्रकार से पड़ा। पहला, व्यापारिक क्षेत्र। 20वीं सदी में प्रारंभिक दशकों में भारत से कृषि वस्तुओं का निर्यात और निर्मित सामानों का आयात बड़े पैमाने पर होने लगा था। महामंदी के कारण इस प्रक्रिया पर बहुत बुरा असर पड़ा। 1928 से 34 के बीच आयात का परसेंट आधा रह गया, मतलब बाहर से आने वाली वस्तुएं आधी रह गई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो गई, कीमतें बढ़ चुकी थी। फिर कृषि उत्पादों पर प्रभाव। इस मंदी के कारण उन कृषि उत्पादों और उनसे बनने वाले सामानों पर भारी असर पड़ा जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग थी, यानी जूट और पटसन और उनसे बनने वाली वस्तुएं। इस समय टाट का निर्यात लगभग बंद हो गया, जिस कारण कच्चा पटसन की कीमतें बहुत अधिक गिर गई और किसानों ने पटसन उगाने के लिए जो कर्जा लिया था वो उनसे उतर नहीं पाया। उनकी हालत क्या हो गई, वो कर्जदार हो गए। शहरों और गांवों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। शहरों की अर्थव्यवस्था महामंदी का प्रभाव कम पड़ा, क्योंकि यहाँ के लोग अधिकतर क्या थे, सैलरी वाले थे। लेकिन गांवों बात करें, गांवों में जमींदार वर्ग के लोग रहा करते थे, जहाँ जमीन का लगान मिला करता था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने उद्योग की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया, जिससे उद्योगों को लाभ हुआ। इसके उल्टा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका असर बहुत बुरा पड़ा। सरकार द्वारा लगान कम नहीं करने के कारण किसानों की हालत क्या हो गई, खराब हो गई। एक और उन्हें अपने उत्पादों की सही कीमत नहीं मिल रही थी, वहीं दूसरे उन पर लगान और कर्जे का भारी बोझ पड़ रहा था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भारी असंतोष का वातावरण था। फिर वैश्वीकरण की प्रक्रिया पुनः आरंभ। इस मंदी के समय भारत में कीमती धातुएं विशेषकर सोने का निर्यात फिर से आरंभ हो गया। इससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में भेजने का फैसला। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपना उत्पादन है वो एशिया में भेजने का फैसला। 1920 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना हुई। 70 के दशक में मध्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में कई परिवर्तन हुए। अब विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से कर्जे और विकास संबंधी सहायता ले सकते थे। 50 और 60 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। चूंकि अधिकतर सरकारें बाहर से आने वाली चीज़ों पर भारी आयात शुल्क वसूल रही थी, अतः बड़ी कंपनियों ने अपने संयंत्रों को अन्य देशों में लगाना आरंभ कर दिया, जहां से वे अपने उत्पादों को बेचना चाहते थे और उन्हें घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करना पड़ता था। 70 के दशक में एशिया देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी थी, अतः इन कंपनियों एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित किए जहां वेतन कम देना पड़ता था। चीन में अन्य एशिया देशों के मुकाबले
सबसे कम वेतन था। अतः इन कंपनियों ने यहाँ पर निवेश किया, क्योंकि देखो चीन में क्या सैलरी कम थी, लोग अधिक थे, कंपनियों को सस्ते श्रमिक मिल रहे थे, तो कंपनियां अपने बिजनेस कहाँ लगा रही थी? चीन में लगा रही थी। इससे अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन आए, जिसने विश्व के आर्थिक भूगोल को बदल कर रख दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन लगता है उतारा नहीं क्वेश्चनों ने विद्यार्थियों, इसका हमने प्रश्न लिखा नहीं। प्रश्न मैं बोलता हूँ, प्रश्न ये था 1890 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आए थे, उन बदलावों का क्या प्रभाव था? तो पहला प्रभाव क्या था? रेलवे का विकास। उसमें क्या हुआ? रेलवे का विकास हुआ, मतलब रेल सेवाएं आई। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से भी आ सकता था। खाद्य पदार्थों को एक जगह से अन्य जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल होने लगा। पानी के जहाज़ों से दूसरे देशों तक भी अपने भेज सकते थे। नहरों का विकास, खाद्य उपलब्धता हुई तो क्या हुआ? तकनीक का विकास हुआ। भारत में जहाँ रेगिस्तान थे, टिब्बे थे, वहाँ पर पानी को पहुँचाने का काम किया गया, नहरें बनाई गई। आप देख रहे हो इनसे क्या हुआ? नहरों का जाल बिछ गया और गेहूं की खेती बढ़ गई, और यहाँ इतना गेहूं होने लगा, गेहूं को बाहर भी भेजा जाने लगा। थर्ड है रेफ्रिजरेशन तकनीक। 1870 में क्या हुआ? अमेरिका से यूरोप को मांस निर्यात नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय जिंदा जानवर ही बेचते जहाज़ों में, जिन्हें यूरोप में लाकर वो काटा करते थे। लेकिन जिंदा जानवर जानते हो, रास्ते में बहुत सारे रास्ते में क्या होता है? मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है। तो ऐसे जानवरों को वो खाने लायक नहीं मानते, क्योंकि बीमार जानवरों का मांस भी क्या होगा? हमें बीमारी कर देगा। नई तकनीक आने से क्या हुआ? फ्रिज आए, तो पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक आई। इससे क्या हुआ? अब लंबी यात्रा करने के बाद भी वो मांस खराब नहीं होता था। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगहों से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप में भेजा जाने लगा। इससे क्या हुआ? यूरोप में मांस के दाम गिर गए। अब बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में मांसाहार को शामिल कर लिया। प्रश्न 5, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? 1944 में ये समझौता हुआ। ये युद्ध के बाद, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात हो रही है। अर्थव्यवस्था को एक स्थिरता देने के लिए ये समझौता किया गया था। 1944 में अमेरिका के अंदर न्यू हैम्पशायर शहर में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर यह समझौता हुआ था। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति के आधार पर हुआ था। इसी सम्मेलन को ब्रेटन वुड्स समझौता कहते हैं। इसमें जो मेंबर देश थे, उन्होंने विदेशों से व्यापार में होने वाले लाभ और घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया। युद्ध के बाद दोबारा निर्माण करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना भी की। इस वजह से हम मान सकते हैं कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स की ट्विन संस्था है, मतलब जुड़वा संस्था है। किसकी? ब्रेटन वुड्स की। इस आधार पर युद्ध के बाद होने वाला अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हम ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहते हैं। आइए चर्चा करते हैं। कल्पना कीजिए आप के रिच एरियाज में काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर इस अध्याय में दिए गए विवरण के आधार पर अपने हालात और भावनाओं को लिखिए अपने परिवार को कि आप वहाँ किस तरह बैठे हैं, किस तरह रहते हैं। तो मैं मताधीन भारत से जाने वाला गिरमिटिया मजदूर हूँ। मैं 20वीं सदी में भारत से गुयाना 10 साल काम करने गया था। वहाँ से मैंने अपने माता पिता को पत्र लिखा। आदरणीय माता पिता जी, चरण स्पर्श में ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप सब भी से कुशल हैं। वैसे तो यहाँ मुझे रोजगार मिला हुआ है, पर जिस एजेंट ने मुझे यहाँ भेजा उसने यहाँ के बारे में मुझे जानकारी नहीं दी, जिससे कि मुझे लंबी समुद्री यात्रा करनी पड़ेगी। यहाँ काम करने के हालात अच्छे नहीं हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं बीच में कुछ दिन के लिए आपसे मिलने आ जाऊँगा, पर अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं, अतः मैं आपसे मिलने नहीं सकता।
क्योंकि मैं यहाँ एक बागान में काम करता हूँ, यहाँ मेरे साथ क्या है, कुल्लियों वाला बर्ताव हो रहा है। यदि मेरे यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, पकड़ा गया, तो मेरे साथ क्या है, बुरा बर्ताव होगा, यहाँ तक कि मैं मर भी सकता हूँ। देखिए कितने बुरे हालत थे वहाँ गिरमिटिया मजदूरों के। अतः हम यहाँ से भागने का प्रयास भी नहीं कर सकते। अतः हम बस इसी इंतजार में हूँ, किसी तरह हमारा ये समय क्या है पूरा हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ से आज़ाद होकर अपने घर वापस आना चाहता हूँ। फिलहाल कुछ पैसे भेज रहा हूँ, ये पैसे कम है क्योंकि पिछले दिनों में बीमार हो गया था, इसलिए काम नहीं कर सकते, मेरे पैसे कट गए और मुझे कम वेतन मिला। आपका पुत्र मतादीन। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतिविधियां शामिल थी। तीनों गतिविधियों के भारत और भारतीयों से संबंधी एक उदाहरण दीजिए और संक्षेप में लिखिए। पहला, व्यापार का प्रवाह। पहला फर्क क्या है, व्यापार होता है जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं, कपड़ों, गेहूं आदि के व्यापार तक सीमित था। फिर श्रम का प्रवाह, इसमें क्या होता है, रोजगार की तलाश में या काम की तलाश में आप एक स्थान से अन्य स्थान जाते हो। फिर पूंजी का प्रवाह, इसमें कम समय या लंबे समय के लिए आप किसी एक इलाके में या एक किसी बिजनेस में पैसे निवेश करते हो। तो तीनों प्रकार के आप जुड़े हुए हैं और लोगों के जीवन में क्या है, बहुत अधिक क्या है, प्रभाव है। अब भारत से तीनों प्रभावों के उदाहरण, भारत में प्राचीन काल से ही तीनों प्रकार के प्रवाह का उदाहरण देखने को मिलता है। पहला, प्राचीन काल से भारतीयों ने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए थे। भारतीय व्यापारी बाहर से कपड़े, मसाले आदि विदेशों में जाते और वहाँ से जरूरी सामान भारत में लाया करते थे। बहुत से भारतीय कारीगर, इंजीनियर विदेशों में बागानों, खानों, सड़क निर्माण में, रेल निर्माण का काम भी करते थे। भारत पूंजी प्राचीन काल से ही बहुत से देशों ने पूंजी का निवेश किया। पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, अंग्रेजों ने यहाँ अपने व्यापारिक कंपनी खोली और चाय के बागान लगाए। अब देखो भाई, यहाँ एक प्रश्न और था कि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या है। सो ये आगे यहाँ था, ये रहा। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। पहला कारण, औद्योगिक क्रांति। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार हो गया था कि उसको खरीदने वाला कोई नहीं था। आर्थिक मंदी 1930 की समय थी और इसके अलावा कृषि जो उत्पादन थे उनकी कीमतें कम हो रही थी क्योंकि उत्पादन अधिक हो रहा था पर उनको खरीदने वाला कोई नहीं था। उत्पाद इतने हो गए थे वो गोदाम में पड़े पड़े सड़ने लग गए। संकट से पूर्व ही बहुत सारे देश अमेरिका से कर्जा लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे थे। 1928 के कुछ समय पहले ही विदेशों में अमेरिका का कर्ज $1 अरब से बढ़ गया था। साल भर के भीतर ये कर्ज केवल 1/4 रह गया। जो देश अमेरिका कर्जे पर निर्भर था उनके सामने गहरा संकट हो गया। मतलब अब बहुत सारे देश अमेरिका से कर्जा लेकर जिंदा थे, उन पर इतना कर्जा बढ़ चुका था, वो अमेरिका की दया पर ही डिपेंड कर रहे थे। यूरोप में बहुत बड़े बड़े बैंक क्या हो गए, धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्राएं भी गिर गई। अमेरिका इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बाहर से आने वाली वस्तुओं पर डबल सीमा शुल्क लगा रहा था। अमेरिका के शेयर बाजारों में शेयर कीमतें गिर गई। इसकी वजह क्या, वहाँ व्यापारियों का दिवाला निकल गया। प्रश्न नंबर 4, G77 से आप क्या समझते हैं। G77 किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया कहा जाता है। यहाँ देखो हमने पढ़ा था ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान विश्व बैंक को कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा गया। यहाँ बोला गया G77 तो उनकी प्रतिक्रिया है। तो कैसे, तो बहुत सारे विकासशील देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुए। 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था में तेजी नहीं आई और न इसका कोई लाभ हुआ। तो नई अर्थव्यवस्था वो थी G77 या समूह है 77। G मीन्स ग्रुप है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ, जिन्हें ब्रेटन वुड्स जुड़वा संस्था कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक केवल कुछ विदेशी शक्तियों का ही प्रभुत्व था, इसलिए विकासशील देशों को उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। ब्रेटन वुड्स जुड़वा संस्थान ने की प्रतिक्रिया के कारण G77 नामक संगठन बनाया गया, जो नई आर्थिक प्रणाली की मांग की ताकि उनके आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सके। उनके प्रमुख आर्थिक उद्देश्य क्या थे, संसाधनों पर नियंत्रण हो, कच्चे माल का दाम मिले, अपने तैयार माल को
विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। तो यहाँ से अपने प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब करें परियोजना वाले कार्य। 19वीं सदी में दौरान दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानों की जानकारी इकट्ठा कीजिए और सोना और हीरा कंपनियों पर किसका नियंत्रण था, खनिक लोग कौन थे, उनका जीवन कैसा था, बताइए। तो 19वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका में हीरा और सोने का व्यापार बहुत अधिक था। यहाँ से ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों ने अपने दलों का निर्माण किया। अफ्रीका महाद्वीप भयंकर कंडीशन में वो सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्र नक्शे बनाए और यहाँ पहुँचने के रास्ते खोजे। बाद में इन्होंने अफ्रीका बंटवारा किया, इसीलिए अफ्रीका को कागजी बंटवारा भी कहते हैं, क्योंकि अफ्रीका में अलग अलग यूरोपीय देशों का राज था। उन्होंने आपस में इलाके बांटे थे। तो भी अब देखिए, आपको आज भी आप देखो अफ्रीका महाद्वीप के जो कंट्रीज हैं उनकी सीमाएं कितनी सीधी है, क्योंकि ये सीमाएं उन्होंने कागज पर बनाई थी और बाद में उसी हिसाब से उन देशों को बांटा गया था। अफ्रीका इन खानों पर नियंत्रण ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों का था। यहाँ काम करने वाले अधिकतर लोग अफ्रीकी थे जिनकी हालत बहुत ख़राब होती। उनकी सुरक्षा को ध्यान नहीं था, उन्हें बाड़ों में बंद कर दिया जाता, उन्हें खुले आम घूमने का मौका नहीं था। यदि कोई मजदूर भागने का प्रयास करता तो उसे पकड़ लिया जाता और कठोर दंड मिलता, यहाँ तक कई बार उसे जान से भी मार दिया जाता था। तो विद्यार्थियों, इस तरह हमने आज लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। तो विद्यार्थियों, आप इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए इन प्रश्न उत्तरों को, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।